नमस्कार। डुमरी में विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है। कल यानी कि 17 अगस्त नामांकन की अंतिम तिथि है और अब तक जो दो बड़े लोग यानी कि दो बड़ा अलायंस जो है एनडीए और इंडिया का, उसके तरफ से किसी ने अब तक जो है नामांकन नहीं किया है। यानी कि कल जो है इंडिया अलायंस के तरफ से बेबी देवी भी नामांकन भरेंगी और आजसू यानी कि एनडीए के तरफ से यशोदा देवी भी अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इस बीच कल और भी एक महत्वपूर्ण जो पूरे राज्य भर में बाबूलाल मरांडी यात्रा करने जा रहे हैं संकल्प यात्रा के नाम से, वो भी शुरू हो रहा है। और खास जो ये है संकल्प यात्रा को लेकर के वो ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो विधानसभा क्षेत्र है बरहेट विधानसभा से ही जो है ये यात्रा शुरू बाबूलाल मरांडी करने जा रहे हैं। इन दोनों के बीच में क्या कुछ होने वाला है झारखंड की राजनीति में, इन सारे चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। मैं संजय रंजन हूँ, मेरे साथ मनोज पांडे और सनी शरद हैं। पांडे जी, सबसे पहला सवाल ये है कि कल जो आखिरी दिन नामांकन होना है दोनों अलायंस के तरफ से, उसको लेकर के क्या क्या प्लानिंग है? क्या सभा भी होगी या फिर साधारण जो नामांकन होता है वो किया जाएगा? नहीं, इंडिया अलायंस के तरफ से मुख्यमंत्री स्वयं रहेंगे, विधायक अनूप सिंह रहेंगे, कई और अन्य विधायक और मंत्री रहेंगे, बादल पत्रलेख रहेंगे। ये लोग 11 बजे नामांकन करेंगे और बेबी देवी के नामांकन के बाद बगल में ही है केबी हाई स्कूल, वहाँ पे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे राज्य के मुख्यमंत्री और तमाम जो प्रत्याशी और उनके सपोर्टर लोग हैं। वहीं आजसू के तरफ से कोई सभा का आयोजन नहीं किया गया है, लेकिन उनका भी समय लगभग 11 बजे का ही है और वो सभा करने के बाद प्रेस को संबोधित करेंगे। वहीं ईसरी है, वहीं पे एक जैन समुदाय का धर्मशाला यह है, वहाँ पे वो प्रेस को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी के भी तरफ से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, पूर्व आदित्य साहू, वर्तमान जो राज्यसभा के सांसद है, कई विधायक, केदार हाजरा, ये तमाम लोग रहेंगे। आजसू के तरफ से भी जो आपके हुसैनाबाद के पूर्व विधायक हैं वो रहेंगे। फिर उसके बाद देवशरण भगत रहेंगे, सुदेश महतो स्वयं रहेंगे, उनके अलावा आपका डॉक्टर लंबोदर महतो, ये तमाम लोग एक जगह से जुटान होके जाएंगे और बस नॉमिनेशन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कोई सभा नहीं करेंगे। तो मतलब ये मान लिया जाए कि कल से जो है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने आज संकल्प यात्रा शुरू करने से पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भाजपा दफ्तर में और जो बातें उनके द्वारा कही गई, क्या ये डुमरी उपचुनाव में भी अब देखने को मिलेगा? 100%। उसके अलावा और किन्हीं के पास कोई मुद्दा नहीं है। सरकार भी अपने काम को गिनाने से ज़्यादा जो काम वो नहीं कर पाई वो गिना रही है कि मैं ये काम अगर नहीं कर पाया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और बीजेपी इनके वादों के साथ साथ जो उनका अपना है कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो, भ्रष्टाचार मुद्दा हो, ये सब मुद्दों को गिनाएंगे। लेकिन सुदेश महतो इन दोनों के बीच में पड़ते हैं। सुदेश महतो वहाँ के लोकल मुद्दे को भी उठाएंगे और साथ में जो सबसे बड़ा बात है वो है 1932 आधारित खतियान नीति। जैसे ही 85 का सवाल आएगा उन पे, तो वो कहेंगे कि अब 2023 का है कट ऑफ डेट। तो उनके तरफ से भी ये तैयारी की गई है, 5 लाख नौकरी की बात वो याद दिलाएंगे और साथ ही वो कहेंगे कि उनकी ओर से, पार्टी की ओर से ये तैयारी की गई है कि वहाँ के लोगों को बताए कि आपके पास बेहतर विकल्प नेतृत्व का कौन दे सकता है। वो बेबी देवी दे सकती है या यशोदा देवी दे सकती है। उस आधार पे उनका इच्छा है कि वो लोगों से वोट मांगें। सनी, कल बाबूलाल मरांडी हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे और वो जो शुरुआत हो रहा है यात्रा का, नाम रखा गया है संकल्प यात्रा, और आज जब इसके मकसद बता रहे थे बाबूलाल मरांडी तो वो बोल रहे थे कि हेमंत सोरेन सरकार को जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में उखाड़ फेंकना है। तो हेमंत सोरेन तो डुमरी में रहेंगे, लेकिन बाबूलाल मरांडी उनके विधानसभा क्षेत्र में जब रहेंगे तो क्या कुछ हो सकता है कल? अब बिल्कुल देखिए, ये जो कि बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष ही बनाया गया है इसी मकसद से कि किस तरह से हेमंत सोरेन के सामने कोई एक आदिवासी बड़ा चेहरा खड़ा किया जाए ताकि
इस सरकार को जिस तरह से बीजेपी चाहती है कि अपनी सरकार बनाए, वो अपनी सरकार कैसे बना सकती है। और बाबूलाल मरांडी चूँकि संकल्प यात्रा शुरू कर रहे हैं और संथाल परगना से उनका हमेशा लगाव रहा है, फोकस रहा है, और चूँकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बरहेट विधानसभा क्षेत्र है और इसीलिए शायद उन्होंने उस जगह को चुना, और इसलिए भी उस जगह को चुना क्योंकि वो सिद्धू कानू की जो है वो भूमि रही है, आंदोलन की भूमि रही है। बहुत सारे आंदोलन झारखंड में आप देखे होंगे कि ज़्यादातर या तो संथाल परगना के सिद्धू कानू के गांव से शुरू होती है या फिर बिरसा मुंडा के गांव उल्ली हाथू से शुरू किया जाता है। तो बाबूलाल मरांडी भी एक तरह से चुनावी शंखनाद जो एक कर रहे हैं और जो संकल्प यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो वो उसके लिए उन्होंने हेमंत सोरेन के इलाके को ही चुना है। अब लेकिन उसका कितना बाबूलाल मरांडी को समर्थन मिलता है या फिर नहीं मिलता है, ये तो देखना होगा। लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार बीजेपी के कई विधायक भी जो है वहाँ पहुँचने वाले हैं और बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार ढुल्लू महतो जो विधायक हैं बागबाहरा से बीजेपी के, वो एक शायद टाइगर सेना करके चलाते हैं संगठन। उस टाइगर सेना के अध्यक्ष जो हैं वहाँ के, वो पूरी तैयारी में लगे हुए हैं और वहाँ के स्थानीय पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ढुल्लू महतो जी भी आ रहे हैं और यहाँ वो बाबूलाल मरांडी के समर्थन में संकल्प यात्रा में वो शामिल होंगे और काफ़ी संख्या में लोग जो है ढुल्लू महतो के साथ। ये क्या मतलब सिर्फ ये ढुल्लू महतो ऐसा कर रहे हैं कि ये इस पूरे संकल्प यात्रा को प्रभावी तौर पे दिखाने के लिए और भी कई सारे विधायकों को टास्क दिया गया है या फिर खुद से लोग अपने से ऐसा कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी और चूंकि वो जिस इलाके में जाएंगे मुझे लगता है कि उस हिसाब से उस इलाके के विधायक और सांसद उस हिसाब से जो यात्रा है उसमें शामिल होंगे और कोशिश करेंगे कि इस यात्रा को सफल बनाया जाए और जो मैसेज बाबूलाल मरांडी जनता तक पहुंचाना चाहते हैं उसमें वे लोग कामयाब हो पाएँ। ये मतलब कई संकल्प यात्रा समय से पहले देख रहे हैं इसको कि ये ठीक वक्त पे बाबूलाल जी ने शुरू किया है? नहीं, बाबूलाल जी ने सही वक्त पे शुरू किया है। लोकसभा का चुनाव को केंद्रित करके ये 81 विधानसभा का दौरा करेंगे। एक भी विधानसभा छूटेगा नहीं, 7 चरणों में होना है। चूँकि प्रदेश में बैठक भी है, दिल्ली भी जाना है, इस बीच डुमरी में भी उनको समय देना है। तो उसी तरीके से प्लान किया गया है कि हर विधानसभा में एक जनसभा होगा, उसके अलावा कार्यकर्ताओं से मिलना है, कार्यकर्ता सम्मेलन है। और अगर 2 विधानसभा कहीं कंबाइंड है जैसे रांची में करेंगे तो रांची और कांके लास्ट ये जो जनसभा होगा इसका समापन रांची के शायद मोराबादी मैदान में हो या हरमू में हो या प्रभात तारा में, इस तरीके से एक विशाल जनसभा करके करना है। तो यहाँ पे कांके में अलग नहीं होगा। तो ऐसे एक तरीके से 78 से 79 जनसभा को संबोधित करेंगे बाबूलाल मरांडी पूरे 81 विधानसभा में। और उनका जो रूट मैप बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया है कि एक भी विधानसभा ना छूटे। और बाबूलाल ने खासकर इस बात पे ध्यान दिया है कि जिस विधानसभा में कुछ प्रमुख चौक चौराहे होते हैं वहाँ पे भी मतलब वो लोगों से मतलब कार्यकर्ताओं से रुकेंगे, थोड़ी बहुत बातचीत भी कर लेंगे, चाय पानी भी कर लेंगे और फिर वो यात्रा बढ़ती रहेगी। लेकिन वो मतलब रथ नहीं दिया गया है, एक तरीके का कॉन्सेप्ट, मतलब वो रथ पर सवार होकर नहीं जा रहे हैं, वो सिंपल गाड़ी जो होती है उसी से जा रहे हैं। और इस पूरे कार्यक्रम को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि 81 विधानसभा में एक तो वो जो सारे कार्यकर्ता हैं उनको जान ले और वो सारे कार्यकर्ताओं को जान ले। 90% कार्यकर्ताओं को तो वो जान रहे, कई ऐसे नए कार्यकर्ता हैं जिनसे 1 to 1 नहीं है वो, तो वो व्यक्तिगत तौर पे जान ले। दूसरी बात वो भी है कि इन सारे जगहों पर मुद्दा वो बताएंगे कार्यकर्ताओं को कि कौन सा मुद्दा आपको उठाना है और कौन सी समस्या है इस विधानसभा की, उसको रूबरू होंगे वो, ताकि वो आगे के मैनिफेस्टो में भी रह सके और भविष्य में बीजेपी उन जगहों का कैसे विकास करेगी या वहाँ के उम्मीदवार का चयन करने से पहले क्या दिमाग में रखेंगे बाबूलाल मरांडी, वो सारी प्रक्रियाएं उसी के तहत ये अध्ययन खुद स्वयं करेंगे। तो ये जो यात्रा बाबूलाल मरांडी कल से शुरू कर रहे हैं जिसका नाम संकल्प यात्रा रखा गया है, ये 10 अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि कल से शुरू होने वाला ये यात्रा तकरीबन 55 दिनों तक जो है ये चलना है, 50 से 55 दिन।
और आप समझिए कि 65 साल के लगभग बाबूलाल मरांडी हो गए हैं और लगातार ये सफ़र करेंगे। प्रथम चरण में जहाँ जहाँ पे कार्यक्रम होना है उसके बारे में पहले आपको बता देते हैं कि कल बरहेट में कार्यक्रम है, पहले हाटपाड़ा मैदान में, उसके बाद बोरियो में कार्यक्रम होना है, बोरियो प्रखंड कार्यालय के पास। कल 2 बड़ा कार्यक्रम है। तो कल से जो 20 अगस्त तक यानी कि 17 अगस्त से 20 अगस्त तक का जो कार्यक्रम है वो राजमहल में 18 तारीख को कार्यक्रम है, साहेबगंज रेलवे इंस्टीट्यूट टॉकीज फील्ड के पास। तो इसको प्रथम चरण में बांटा गया है। कई चरणों में बांट करके जो है यह यात्रा बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं। पांडे जी ये बोल रहे हैं कि इस यात्रा में एक तो संपर्क होगा ही अपने कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से, जनता से भी होगा, लेकिन उन मुद्दों को भी टच करने की कोशिश की जाएगी जो मुद्दे अधूरे रह गए, अनछुए रह गए, सरकार ने अब तक उस पर काम नहीं किया है। और ख़ास करके जो भ्रष्टाचार को लेकर के आज बाबूलाल मरांडी ने जिस तरीके से न केवल सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बल्कि पूरे सोरेन परिवार को घेरा है, तो क्या लगता है सनी कि इन मुद्दों को लेकर के जब बाबूलाल मरांडी जनता के पास जाएंगे और जब वो बताएंगे कि भाई देखिए 5 लाख नौकरी का वायदा था हेमंत सोरेन ने किया था पहले साल में, वो नहीं पूरा हुआ, भ्रष्टाचार को लेकर के क्या स्थिति है, ईडी दूसरी बार जो है उनको नोटिस कर चुकी है, जो और भी जो दूसरी आपराधिक घटनाएं हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के जब बाबूलाल पहुंचेंगे तो क्या इसका असर पड़ेगा सरकार के खिलाफ, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, पहला तो सवाल आपका ये था कि भाई ये मुद्दे लेकर वो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जो भी विपक्ष में रहता है वो इसी बात पर टारगेट करता है कि जो सरकार बनी है वो जिन मुद्दों के साथ, जिन घोषणाओं के साथ, जिन वादों के साथ सत्ता में आई वो पूरा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि लगातार जैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार बनी, शुरू से सबसे अधिक अटैक किसी मामले में हुआ तो वो ये हुआ कि भाई आप बोल कर आए थे कि रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, वो मिल नहीं पा रहा है। तो वो मुद्दा तो बाबूलाल मरांडी उठा ही रहे हैं और बीजेपी लगातार शुरू से उठा ही रही है। लेकिन आज चूंकि यात्रा शुरू करने से एक दिन पहले जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से वही मुद्दा उठाया, जब यहाँ पर रघुवर दास की सरकार थी तब बीजेपी के प्रवक्ता हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सवाल उठाते रहे थे कि भाई आदिवासियों की ज़मीन को सोरेन फैमिली ने किस तरह से गलत तरीके से हड़पा है या फिर अपने नाम से किया है। तो बाबूलाल मरांडी एक ये बोलकर तो इतना जता दिए कि भाई अब पूरी तरह से अटैकिंग मूड में जो है वो बाबूलाल मरांडी आ गए हैं। और दूसरी बात, जिस तरह से झारखंड के जो ज़्यादातर आदिवासी हैं वो इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भाई हमारा कोई नेता है, जो कि बाबूलाल मरांडी जब बीजेपी में नहीं थे तो उन्हें भी मानते थे, जो खास करके आदिवासी का बड़ा वर्ग है, कि भाई बाबूलाल मरांडी में उन्हें दिखती थी संभावनाएं कि ये हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन देश भर में जिस तरह से माहौल बना है या फिर बनाया गया है कि बीजेपी के अगेंस्ट में तमाम जितने आदिवासी हैं वो धीरे धीरे हो रहे हैं और सब यहाँ पर माना ये जा रहा है कि भाई हेमंत सोरेन सबसे बड़े चेहरे हैं और यही कुछ कर सकते हैं। तो बाबूलाल मरांडी इस बात को जो आज उठाए कि ज़मीन जिस तरह से अवैध तरीके से जो है हस्तांतरित कराया गया है, वो बताना चाह रहे हैं कि भाई आप जिसे मान रहे हैं कि सबसे बड़ा आपका हितैषी है, वही देखिए कि आदिवासियों की ज़मीन किस तरह से अपने नाम कर रहे हैं। तो बाकायदा एक लाइन बोली अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी को ही लूट रहे हैं। वही बात है और यही मैसेज मुझे लगता है कि वो देने की कोशिश अपनी यात्रा से पहले ही ये शुरू कर दिए, ताकि अब चूँकि आज उन्होंने बोला, कल अखबारों में खबर छपेगी, उसके बाद जहाँ जहाँ से उनकी यात्रा गुजरेगी उसी से रिलेटेड फिर पत्रकार सवाल पूछेंगे, खबर बनेगी और वो जो लोगों को संबोधित करेंगे तो यही सब बातें बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बाबूलाल मरांडी का ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था ऑफिशियली, और अब चूँकि उसके बाद वो निकल गए हैं यात्रा में, तो अब देखिए यात्रा से क्या कुछ निकल कर सामने आता है। यात्राएं में भीड़, चूँकि बीजेपी तो इतनी बड़ी पार्टी है कि बूथ स्तर पर भी कई कार्यकर्ता हैं, बाबूलाल मरांडी जहाँ जाएंगे कार्यकर्ता तो जुटेंगे, लेकिन जिस मकसद से निकल रहे हैं बाबूलाल मरांडी, जिस वोटर को साधने के लिए निकल रहे हैं, उसे साध पाते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्या जवाब है इसका जो सनी बोल रहे हैं? देखिए, राजनीति में यात्रा का बड़ा प्रभाव है। जब बीजेपी 2 सांसद की पार्टी हुआ करती थी तब भी यात्रा निकला था तो वो 90 से 91 पहुंच गए थे। उसके बाद भारत सुरक्षा यात्रा भाजपा ने निकाली थी, राजनाथ सिंह ने निकाला था, हालांकि प्रमोद महाजन का डेथ हो गया था उसी समय और वो यात्रा अधूरी रह गई थी। तो जब यात्रा करती, छत्तीसगढ़ में अभी जो वर्तमान के सीएम हैं
उन्होंने भी यात्रा किया। राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा जो हाँ। सबसे चर्चित, और राहुल गांधी का इमेज का भी बिल्डअप भारत जोड़ो यात्रा के बाद ही लोग जोड़ के देख रहे हैं कि उनसे लोग कनेक्ट हो रहे हैं। तो यात्रा का अपना महत्व है। बाबूलाल मरांडी क्या लगता है कि इमेज बदलने के लिए यात्रा कर रहे हैं, और लगता है कि इससे इमेज बदलेगा? क्योंकि बाबूलाल मरांडी का जब भी जिक्र होता है तो सोशल मीडिया पर ज़्यादातर लोग उनके पुराने जो बयान हैं वो देते रहे थे बीजेपी के अगेंस्ट, उसी को ही दोहराते हैं। तो अब लगता है कोई एक नया अध्याय, नया चैप्टर शुरू होगा। देखिए, वो तो कई बार आप जानते हैं कि कई दलों के समर्थक उस पर कमेंट करते हैं, IT सेल का कमेंट होता है, लेकिन जो जनमानस है आप देखिएगा, मतलब जो बीजेपी के लिए जो हथियार था, मजबूत हथियार, हाँ, अब वही बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। बिल्कुल। इसीलिए तो अब जितने भी YouTube और Facebook चैनल चल रहे हैं उनके लिए कानून बाकायदा बनाने की कोशिश हो रही है कि रजिस्ट्रेशन होगा, इनका प्रॉपर मॉनिटरिंग होगा। कल तक तो ये भा रहा था कि भाई आज़ादी की, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर भाया जा रहा था, तो वो खैर अलग बात है। अब दूसरी बात देखिए, बाबूलाल मरांडी का टारगेट है कि संथाल में वो अपना वोट जो पुराना था उसको वो रिगेन करें। तो वो रिगेन करने के लिए संथाल ऐसा है सबसे टफेस्ट है, और वहाँ पे वो संकल्प ले रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि हाँ, ये संकल्प लेने जा रहे हैं, क्या चीज़ का, कि 1932 लागू नहीं होने देंगे, मॉब लिंचिंग पे कानून नहीं बनने देंगे, परीक्षा में चोरी करा के रहेंगे। तो विपक्ष भी अपना सिस्टम से बता रहा है कि इनका संकल्प का मेन ध्येय क्या है। लेकिन उस दौरान जब वो कहीं पे रात्रि विश्राम करेंगे, कहीं पर किसी कार्यकर्ता से मिलेंगे, उस दौरान कौन सा वर्ग का कार्यकर्ता या कौन सा ज़्यादा आदमी आता है वर्ग का, और वो अपने आप को कैसे कनेक्ट करता है, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। और उसी दौरान बाबूलाल इस मामले में बाकी राजनेताओं से, जितनी मेरी समझ है, काफ़ी तेज है इन्वेस्टिगेशन के मामले में, कि वो लोग जो मिलते हैं उनके मिलने के प्रभाव से वो बता सकते हैं कि ये आदमी दिल से मिला या सिर्फ दिमाग से मिला। तो वो इस कला को ही भांपने जा रहे हैं, और उसी के अनुसार पे पार्टी अपनी अलग आगे की मैनिफेस्टो, आगे की रणनीति और विधायकों को या उम्मीदवारों का लोकसभा का चयन भी करेगी। और वो बताएंगे कि किस तरीके से जो लोग टूटे हुए या नाराज हैं उनको कैसे जोड़ा जाए। अगर मास में संभव नहीं है तो कुछ एक संख्या में ही पर वो जुड़ जाए, तो वो सब की कोशिश करेंगे। और आपको देख लीजिए, जब ये वनांचल करके बीजेपी का यहाँ आंदोलन ये था, झारखंड आंदोलन के समय, तो उस समय वो उस क्षेत्र में जहाँ पर कोई बीजेपी का झंडा उठाने को तैयार नहीं था, तब भी वो पूरे दमखम के साथ लगे, और संथाल परगना में वो काफ़ी ज़्यादा घूमे भी हैं, संघ के कार्यक्रमों से लेकर और तमाम। तो उन सारे लोगों को वो एकत्रित करेंगे, और समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, खासकर ST वर्ग में, उन लोगों से वो मिलकर, युवाओं से मिलकर वो चाहेंगे कि इनके पक्ष में आए। उनका ये इस तरीके की तैयारी है। कल चूँकि डुमरी में भी उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है, बाबूलाल जी रहेंगे बरहेट में, तो क्या बरहेट में जो बाबूलाल बोलेंगे उसका भी प्रभाव डुमरी में आप देखते हैं? नहीं, कल तो डुमरी में एक ही शहंशाह रहेगा, हेमंत सोरेन, क्योंकि वो जो बोलेंगे अखबार उनको जगह भी देगा। एक तो बड़े नेता हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सुदेश महतो भी तो हैं, वो भी बड़े नेता हैं। हाँ, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो सभा नहीं करेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से। दूसरी बात है कि बाबूलाल बात जो बोलेंगे संथाल से, वो यहाँ तक पहुँच जाए, ये अब संभव है, डिजिटल का दौर है और खासकर, लेकिन वो मुद्दा नहीं बनेगा। वो तब मुद्दा बनेगा जब ये पहले चरण का अपना यात्रा कंप्लीट करके बाबूलाल मरांडी डुमरी के उपचुनाव में जब प्रचार करने उतरेंगे, तब वो इन सारे मुद्दों को भुनाएंगे और इन सारे मुद्दों को बताएंगे लोगों को कि इन मुद्दों की वजह से आप NDA को वोट कीजिए और इंडिया अलायंस को मत कीजिए। अच्छा, एक सवाल जो कि हालांकि ये सवाल में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन चूंकि जेहन में आया है तो पूछ ले रहे हैं। इंडिविजुअली बाबूलाल मरांडी की पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी 19 में डुमरी में, तो वो तकरीबन 1500 से 1200 के आसपास वोट आया था। तो इंडिविजुअली तो बाबूलाल मरांडी वहाँ पे काफ़ी कम प्रभाव उनका पड़ा, असर दिखा डुमरी में। लेकिन अब चूंकि बतौर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष
पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़ा चेहरा के तौर पे जब वो जाएंगे, तो ये जो बीजेपी का जो 36,000 के आसपास जो वोट था, हालांकि तीसरे नंबर पे बीजेपी थी, उसमें आप इजाफा देखते हैं? क्योंकि अगर इजाफा होता है तो वो सीधे एनडीए को फायदा होगा, यानी कि यशोदा देवी को फायदा होगा। देखिए, बाबूलाल मरांडी कई विधानसभा क्षेत्रों में कैटलिस्ट की भूमिका अदा कर सकते हैं और बीजेपी को बस वही चाहिए। मतलब वो कहे कि दूध में जोरन का। बाबूलाल मरांडी ने 2019 का चुनाव ऐसे लड़ा कि उनके जो कार्यकर्ता थे जेबीएम में शुरुआती दौर से, उन्हीं को उन्होंने प्राथमिकता दिया चुनाव लड़ने के लिए, जहां वो कोशिश किए, चाहे वो सरोज सिंह हो, चाहे तमाम लोग आप देख सकते हैं, डॉक्टर प्रकाश वगैरह कोई भी। तो मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि अगर प्रदीप यादव और बंधु तिर्की और बाबूलाल मरांडी को छोड़ के उनके किसी भी उम्मीदवार का भी नाम लिया जाए तो 5 से 6ठा उम्मीदवार कोई भी नहीं बता पाएगा। डुमरी में। हाँ, तो आप समझ लीजिए कि वो सिर्फ वहाँ पे जो लगभग 35 से 40 हजार एसटी वोटर हैं, उनका मन मिजाज, थोड़ा मुसलमान का वोटर का मन मिजाज, और वो गिरिडीह से इलाका सटता है, तो उनका मन मिजाज वो अपने पक्ष में करने के लिए वो वहाँ पे जाएंगे कि भाई वो एनडीए के पक्ष में इस बार पोल करें। हालांकि 19 का जो रेगुलर चुनाव होता है और उपचुनाव, दोनों का वोटिंग पैटर्न एकदम अलग होता है, लेकिन प्रचार का तरीका वही होता है। तो प्रचार के तरीके में इस बार खासकर फोकस किस एरिया में रखा जाता है, बाबूलाल मरांडी किस एरिया में खुद को लगाते हैं, और दूसरी बात कि जो कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेता है, सामान्य तौर पे अपना जो काम उनको दायित्व मिलता है पार्टी से उसका निर्वहन कर देते हैं, तो उन कार्यकर्ताओं को चाहेंगे कि बाबूलाल 100% वो वहाँ पे लगाएं। और बीजेपी का मानना है कि उनके कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी है कि वो वहाँ पे एक अपर हैंड हैं, और आंसू इस बार जब लड़ेगा अपना उम्मीदवार के साथ, तो इंडिया का जो उम्मीदवार होगा उनके पास एक बड़ी संख्या में वोटर होंगे। अब कुछ एक वोट जो है डिसाइडिंग फैक्टर है, जैसे हमने अगर मैथमेटिक्स के रूप में देखें तो दोनों का मिला के थोड़ा बहुत अधिक तो हो जाता है एनडीए के पास, लेकिन उस थोड़ा को और बहुत करना की कोशिश है। वो है कि जैसे पहले बीजेपी का वोट, ट्राइबल वोट जो है वो नहीं गया। दूसरी बात, बाबूलाल मरांडी में एक थोड़ी सी ही खासियत है कि वो भले 2 या 4 मुसलमान वोट को भी वो आकर्षित करते हैं अपनी ओर। नहीं, लेकिन मुसलमानों का जहाँ तक बात है, खास करके डुमरी में, तो इस बार चूंकि अब एमआईएम ने आज अपना नामांकन भी कर दिया है, उनके जो प्रत्याशी हैं एमआईएम के तरफ से वो अब्दुल मोबिन रिजवी हैं, ये चौथे नंबर पे थे। पिछले दफ़ा 24,132 वोट इनको आया था, तकरीबन 12-12.5% वोट जो है इनको मिला था, और आज इन्होंने नामांकन भी दाखिल किया है। ये जो पांडे जी जो बोल रहे हैं, और अब एमआईएम ने जब कैंडिडेट अपना दे दिया है वहाँ पे, और चूंकि अब एनडीए वर्सेस इंडिया की बात हो रही है, तो क्या लगता है कि ये जो ओवैसी का जो उम्मीदवार हैं उनका क्या रोल होगा, और आप क्या समझ रहे हैं उन किस तरीके का भूमिका वो निभाएंगे? बेनिफिट्स किसको मिलेगा और नुकसान किसको होना है? देखिए, इस बार मुझे लगता है कि बहुत क्लियर 2 ही कैंडिडेट में आमना सामने का मुकाबला है। अब चूंकि अब पिछली बार देखिएगा 2019 में कुल 15 उम्मीदवार मैदान में थे, और इस बार 10 अगस्त से नॉमिनेशन शुरू है और आज 16 अगस्त है, और अभी तक सिर्फ 3 ही उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसमें कि एक AIMIM के उम्मीदवार अब्दुल रिजवी और इसके अलावा 2 जो हैं वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं। कल जो जानकारी है उसके अनुसार एक तो जो जेएमएम की उम्मीदवार बेबी देवी और दूसरा आजसू की जो उम्मीदवार हैं यशोदा देवी, और इसके अलावे सूर्य सिंह बेसरा की जो पार्टी है उनके उम्मीदवार नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। तो 3 पहले और नॉमिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि अब तक तो घोषणा किए नहीं उन्होंने, कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन उनसे अभी बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि
11 बजे सबसे पहले वही नॉमिनेशन कल अपने कैंडिडेट का करवाएंगे। तो 3 3 6, अब तो 6 अगर और 3 4 जोड़ लीजिए तो मुझे लगता है कि करीब 10 जो कैंडिडेट हैं वो मैदान में उतरेंगे। तो अब है कि मुकाबला किसके किसके बीच होगा। तो साफ तौर पे जो दिख रहा है, एक तो बेबी देवी और यशोदा देवी के बीच ये मुकाबला है। लेकिन मामला इसलिए दिलचस्प हो जाता है क्योंकि AIM के जो उम्मीदवार हैं अब्दुल रिजवी, जैसा कि आपने बताया कि 12% वोट लाए थे, और वो वोट ही इस बार भी मायने रखेगा। और ये देखना होगा कि आखिर वो वोट किस ओर जाता है। आप समझिए कि बाबूलाल मरांडी के उम्मीदवार भी मुस्लिम उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 1200 वोट मिला, और ज़्यादातर लोग जो है वो चले गए AIM के उम्मीदवार की तरफ। तो इस बार फिर बाबूलाल मरांडी जिसे सपोर्ट कर रहे हैं उनके तरफ जो ज़्यादातर लोग हैं वो जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, या फिर से जो 2019 में जो ओवैसी की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके पास जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं। तो ये भी देखना होगा। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से माहौल इस बार बन रहा है और जितना वोट ओवैसी के पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो ला पाए थे, इस बार लाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि झारखंड में देखिए कि जिस हिसाब से तस्वीरें बदल रही है और जो मैसेज है वो बिल्कुल स्पष्ट अब जा रहा है कि भाई किसे जिताना है, नहीं जिताना है, किसको जिताने से क्या फ़ायदा हो सकता है, किसको जिताने से किसको नुकसान हो सकता है, ये बहुत क्लियर है। तो अब तो ये चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन बहुत एक चीज़ ये भी स्पष्ट है सनी कि पिछले बार का जो विधानसभा का जो चुनाव हो रहा था उस वक्त जो मुसलमानों का झारखंड मुक्ति मोर्चा से या फिर यूपीए अलायंस जो उस वक्त था उतना जुड़ाव डुमरी में नहीं था। लेकिन अब चूंकि जेएमएम के साथ मुसलमान अपने आप को कनेक्ट करता हुआ पा रहा है। बोल रहा था कि वही मैं बता रहा था कि अब समझ गए हैं लोग कि भाई किसके साथ जाना है, नहीं जाना है, और वो तस्वीर झारखंड में बिल्कुल साफ हो गई है। और हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के साथ जिस तरह से आदिवासी, क्रिश्चियन और मुस्लिम वोटों का जो एक मतलब तिकड़ी कहा जाए बहुत मजबूत लगा है, उसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। और बहुत मुश्किल होगा बीजेपी और आजसू दोनों के लिए। क्या मुश्किल वाकई में होगा या फिर कोई प्लान है? नहीं, रिजवी साहब व्यक्तिगत तौर पे 20 से 25 हज़ार वोट के मालिक है। उससे पहले वो जब जेडीयू से भी लड़े थे तो लगभग 27 हज़ार वोट लेके आए थे। लेकिन वो कितने मन से चुनाव लड़ते हैं, एक डिपेंड करेगा। दूसरा ये सब पे ज़्यादा डिपेंड करेगा अनूप सिंह का प्रभाव। अनूप सिंह अगर मेहनत करेंगे दिल से और जितना वो अपने विधानसभा में किए थे उस तरीके का मेहनत करेंगे तो वो चंद्रपुरा और डुमरी दो ऐसा प्रखंड है जहाँ पे जगन्नाथ महतो को कम वोट मिलता था, लेकिन वो वहाँ पे चाहे तो इनका यूज़ किया जा सकता है अनूप सिंह का। इनका तो इस्तेमाल हो रहा है। आखिरी जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ उसमें अनूप सिंह वहाँ पे रहे और उनकी के विधानसभा के आसपास का इलाका था, आखिरी छोर था वो। और अभी भी जो पोस्टरों में हम लोग देख पा रहे हैं वो बहुत व्यापकता है उसमें, और व्यापक तौर पे अनूप सिंह जो है अपील भी कर रहे हैं। कल कार्यक्रम होना उसको लेकर के भी अपील किया जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करना, प्रचार करना अलग विषय है, और एक कि आप हम डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पर, वो अलग है। चूँकि यहाँ जेएमएम पार्टी है, उनके अपने कार्यकर्ता हैं, उनके अपने नेता हैं, तो वो लोग उस तरीके से अब अनूप सिंह वहाँ पे जहां उनको अनूप सिंह को बुलाया जाएगा वहीं वो जाएंगे। ऐसे खुले मन से अगर प्रचार करने का उनको जिम्मा मिल दिया तो कई बार ऐसा होता है सामान्य तौर पे कि मतलब पार्टी की राय मतलब महत्वपूर्ण होती है कि भाई इनका एक कंसर्न ले लिया जाए, तो वो एक अनूप सिंह की भूमिका है। दूसरी बात कि उन्हीं दोनों जगह पर बीजेपी मजबूत है, बीजेपी मजबूत है उन दोनों जगह पर। नावाडी एकमात्र जो ब्लॉक है जहाँ पे सर्वाधिक वोट जगन्नाथ महतो को मिलता है, और लगभग अगर मान लीजिए टोटल वोटर 55 से 60 हज़ार मुसलमान वोटर, तो उन वोटर नावाडी में क्या पेनिट्रेशन आजसू कर पाएगी? अगर नावाडी का एक चंक भी आजसू अगर काट लेती है अपने हिस्से में, तो ये बेहद ही मतलब ये कहे कि एकदम नेक टू नेक फाइट जिसको कहते हैं वो आपको देखने को मिल सकता है। एक चीज़ जो पांडे जी और सनी जी आप भी इस पे ध्यान दीजिएगा कि एक जो चर्चा ये चल रही थी कि अगर ये जो बीजेपी और आजसू दोनों साथ में आए हैं तो वो तो एक जोड़ करके देखा जा रहा है कि जगन्नाथ महतो
उस समय उनको 71,128 वोट मिले थे और 36,840 यशोदा देवी और 36,013 वोट जो है प्रदीप साहू जो भाजपा से लड़े थे तीसरे नंबर पे थे। तो दोनों को मिला करके तो एक चीज़ तो स्पष्ट है कि 1500 का मार्जिन जो है एनडीए को हो जा रहा है, अगर पिछले चुनाव के वोटों के आधार पे हम लोग बातचीत करें तो। लेकिन इस बार एनडीए तो एक साथ हुआ है, उसकी बातचीत हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इस बार यूपीए भी जो है इंडिया अलायंस हो गया है। तो इंडिया अलायंस में ये आम आदमी पार्टी जोड़िए, जेडीयू जोड़िए, जेबीएम जो है वो भी जोड़ ही लीजिए एक तरह से। नहीं, जेबीएम तो अगर इसको आप ऐसे जोड़ते हैं कि बाबूलाल चले गए हैं भाजपा में तो वो एनडीए की तरफ से उसको जोड़ा जाना चाहिए। बाबूलाल चेहरा थे, विचारधारा जो है, जिस विचारधारा से बाबूलाल मरांडी मुस्लिम उम्मीदवार दिए, जिस विचारधारा से उनको वोट पड़ा, सही आप बोल रहे, तो उसको भी आप इंडिया में जोड़ लीजिए। तो इन तीनों को भी मिलाइएगा तो 7-8 हज़ार वोट बढ़ जा रहा है। तो ये सब चीज़ें तो है जिसमें ये तो नहीं है कि अगर कोई आसानी से बोल देता है कि भाई हम दोनों साथ में आ गए हैं तो लीड कर जाएंगे, तो वो दिख नहीं रहा है। और चूंकि बेबी देवी अब कोई आम प्रत्याशी नहीं है यशोदा देवी की तरह, वो मंत्री हैं, तो ये बहुत नहीं लग रहा है कि ये मुकाबला जो है भारी पड़ रहे हैं ये लोग, इंडिया के लोग। नहीं, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे पिछले बार 69% पोल हुआ था, ठीक है, और उपचुनाव में इतना पोल नहीं होगा। और दूसरी बात है बरसात वजह, ठीक है। 14 और 19 दोनों में लगभग 70% मतदान हुआ था। उससे पहले 2009 में 47% जो है वहाँ पर वोटिंग हुआ था। और अगर जगन्नाथ महतो के जीतने का प्रतिशत देखिएगा तो पहली बार जब 14 में जीते तब वो जीते थे शायद 14% वोट से, और 19 में जब जीते तो 18%। 5 में जीते थे पहली दफा, 5, 9, 14 और 19 में भी जीते। 19 में जीते थे, वो करीब 18% वोट अधिक लाए थे जो अपने जो कैंडिडेट हैं उससे। तो परसेंटेज जगन्नाथ महतो का जैसे जैसे टर्म बढ़ रहा है उनका वोटिंग परसेंट भी जो है उनके फेवर में अधिक होते जा रहा है, ये कर रहे थे। हाँ, मतलब बढ़ते ही गया है। हाँ, कम नहीं हुआ। जैसे देखिए वोट प्रतिशत अगर देखिएगा तो इनका 37.38% जो है जगन्नाथ दा को उस वक्त वोट मिला था, 34,228 का मार्जिन था। आप वो जगन्नाथ दा का चेहरा रहना और बेबी देवी का चेहरा रहना में भी फर्क पड़ता है। कई जो सीनियर लोग थे जगन्नाथ महतो के आवास पे आते थे तो मतलब दोस्ती यारी वाली जो भाषा होती है आमतौर पे, ये नहीं समझते थे कि मेरे सामने मंत्री बैठा है, तो वो सहज उतना फील कर पाएंगे बेबी देवी के साथ, ये मुझे मुश्किल लगता है। दूसरी बात, राजू महतो को अगर वो अपना देखते हैं कि उत्तराधिकारी है मेरा राजू महतो, तो राजू महतो इतना कम उम्र का है कि उसको बेटा उसमें दिखेगा, मतलब इस तरीके की है। तो अब ये सिंपैथी और इमोशन तो काम करता ही है ना। हाँ, बिल्कुल। और ये ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा हो रहा है, ये सब मतलब सबसे सक्सेस रेट है एक तरीके से अगर देखा जाए तो क्यों ऐसा लग रहा है कि नहीं मुश्किल हो सकता है? मतलब उसके पीछे का क्या रीजन दिख रहा है? उसके पीछे का रीजन एकमात्र है कि वहाँ के लोग जगन्नाथ महतो के बाद राजू महतो को देख रहे थे नेता के तौर पे। अब जब चूंकि पार्टी ने बेबी महतो को मौका दिया है तो वो अटैचमेंट में कमी ना आए, बस उसी, अगर वो कमी नहीं आती है तो निश्चित तौर पे मतलब वो अपर हैंड है इंडिया अलायंस। लेकिन अगर वो उस अटैचमेंट में कमी आती है, चूंकि जगन्नाथ महतो का मतलब क्या था कि 24 घंटे फ़ोन ऑन रखना, फ़ोन नहीं आया तो कॉल बैक करना और अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कह देना और अपने कार्यकर्ताओं के लिए किसी से लड़ जाना, सामने कौन है वो नहीं देखना। क्या लगता है सनी, इमोशन में कोई कमी आएगी? जिस तरीके का स्वर्गीय जगन्नाथ दा का जो एक रहा है इमेज और जो प्रेम रहा है, आप समझिए कि जयराम महतो जैसे लोग और उनके समर्थक भी जो है, जबकि वो सरकार का विरोध करते हैं, लेकिन डुमरी में बेबी देवी का तो कोई विरोध नहीं हो रहा है। तो एक तो वजह यही है ना कि उनके प्रति जो इमोशन है, जो अटैचमेंट है जगन्नाथ महतो से, उनकी फैमिली से, उसको भी वो लोग चाह रहे हैं कि एक श्रद्धांजलि के तौर पे देखा जाए। देखिए, जगन्नाथ दा के जाने का नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा थोड़ा सा, और अभी तत्काल भले उसको एक सिंपैथी वोट मिल जाए, लेकिन अगर लंबे टर्म में देखिएगा तो वो धीरे धीरे गैप बढ़ेगा।
जैसा कि पांडे जी बता रहे थे, और मैं भी कई बार स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के जब आवास पर हम लोग जाते थे तो देखते थे कि जो भी उनके क्षेत्र के लोग आते थे तो एक आम व्यक्ति के तरह मिलते थे। ये अमूमन हर एक मंत्री करते हैं, जब भी उनके इलाके से लोग आते हैं तो वो ऐसे मिलते हैं जैसे कि वो मंत्री नहीं हो, एक साधारण विधायक हो, इस टाइप से। मुख्यमंत्री रहते भी जब रघुवर दास या फिर हेमंत सोरेन ही जब बरहेट जाते हैं तो एकदम साधारण बन जाते हैं। रघुवर दास जब जमशेदपुर जाते थे छठ वगैरह में तो कोई भी आम व्यक्ति आके उनसे मिलता था, बात करता था। तो एक तो ये है कि राजनीति की परंपरा ही है, कहा जा सकता है। लेकिन अब इसका नुकसान ये उठाना पड़ेगा धीरे धीरे। अभी तो लोग है कि भाई ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि जयराम महतो के लोग भी अभी समर्थन कर रहे हैं और वो भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये सिंपैथी धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन अब है कि इतने दिनों के बाद ये चुनाव हो रहा है, तो क्या जो सिंपैथी जगन्नाथ दा के जाने के बाद तुरंत बनी थी वो सिंपैथी अभी भी बरकरार है या फिर नहीं, या फिर जगन्नाथ दा के बाद राजू महतो के साथ जो सिंपैथी जुड़ी थी वो फिर उनकी मां को टिकट मिल जाने के बाद वो क्या फिर उनके साथ वो जुड़ पा रहे हैं, क्या नहीं जुड़ पाएंगे, ये भी इस चुनाव में जो है वो दिख जाएगा और साफ भी हो जाएगा। कुल मिला के ये कहा जा सकता है संजय कि बहुत आसान नहीं होगा, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री आवास पर बैठक किए इंडिया की, और उसमें जब डुमरी चुनाव को लेकर जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने अपने जो पार्टी के लोग हैं या फिर जो साथी पार्टी के लोग हैं उनको स्पष्ट तौर पे कहा कि भाई पूरा जी जान लगा देना है इस चुनाव में, और सबको जिम्मेदारी भी दी गई किस किस पैकेट में कैसे काम करना है, क्या रणनीति बनानी है। क्योंकि देखिए इससे 2-3 मैसेज है। एक तो है कि भाई जगन्नाथ दा चले गए, और अब ये जेएमएम को भी साबित करना है कि जो जेएमएम जिसको MMM की पार्टी कहा जाता था, महतो, मांझी और मुसलमान, तो अब क्या सचमुच में वो महतो जेएमएम से कट रहे हैं या फिर नहीं कट रहे हैं। अगर ये सीट निकल जाता है तब तो ये साफ हो जाएगा ना कि भाई जो लड़ाई है, जो आंदोलन है वो अलग चल रहा है, लेकिन अभी है कुछ पार्ट है हम लोगों के साथ। दूसरा एक सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि बाबूलाल मरांडी का ये पहला टेस्ट होने जा रहा है। तो अगर बाबूलाल मरांडी यहाँ पहली बार हार जाते हैं तो मतलब जो उनका एनडीए का जो कैंडिडेट हैं यशोदा देवी वो हारती हैं, तो एक तो बाबूलाल मरांडी को भी झटका लगेगा। तीसरी बात, आप इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है झारखंड में ही, तो इंडिया गठबंधन की भी एक परीक्षा है, और यही वजह है कि पूरे जोर शोर से ये तैयारी की जा रही है। अब देखिए क्या होता है। एक जो पांडे जी जो सवाल निकल करके आया है सनी की बातों से, उसमें यह है कि बहुत आसान नहीं है, टफ होना है बेबी देवी के लिए, भले ही वो मंत्री बन करके चुनाव लड़ रही हैं। तो इसमें एक बड़ी वजह क्या आप सुदेश महतो का जो सांगठनिक काम करने का जो उनका तरीका है, जैसा कि उन्होंने कर दिखाया रामगढ़ में, बीजेपी 4 जगहों पे लड़ी उपचुनाव लेकिन वो सफल नहीं हो पाई, आजसू जो है रामगढ़ में ये करके दिखाया, तो क्या इसको भी आप एक आधार मानते हैं कि सुदेश महतो जिस तरीके से कनेक्ट करते हैं अपने लोगों से वो भी असर दिखाएगा? बिल्कुल, उनका एक संगठन का काम करने का तरीका जो उसको उन्होंने चूल्हा प्रमुख का नाम दिया है। दूसरी बात यह है कि आप ऐसे जोड़िए कि 71,000 वोट कब मिले, जब हेमंत सोरेन अपनी प्रसिद्धि की प्रकाष्ठा पर थे। हर कोई चाहता था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो अगला, तब उनको मिला। तो सरकार के 3 साल का तो 3.5 साल का कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, कई कार्यकर्ताओं का काम नहीं हुआ होगा। जगन्नाथ दा बीमार थे उस कारण से भी, और सरकार के भी कई कारणों से, क्योंकि कार्यकर्ता समझता है कि अगर मेरा आदमी जीत जाएगा तो अमुक तालाब, अमुक सड़क, अमुक ये चीज़ वो सारा बन जाएगा, तो सरकार वहाँ पे तो वो कर नहीं पाई होगी। एक तो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। दूसरी बात, अब इसमें जयराम महतो की भूमिका, जयराम महतो ने मतलब जिगर से बीड़ी तो सुलगा लिया है, लेकिन वो फूकेंगे कि नहीं फूकेंगे इस पे अभी संदेह है, और फूकेंगे तो धुआं खींच और फूकेंगे, और खींचेंगे किस और। तो वो अगर अपने उम्मीदवार को वेगा मतलब अपने समर्थकों को वेगा बॉन्ड की तरफ छोड़ेंगे, तो जिस पीक पर ले जाकर अपने समर्थकों को जयराम महतो ने रखा है, मुझे नहीं उम्मीद है कि वो वोटिंग करने जगह। तो मुझे जो समझ में आ रहा है सनी और पांडे जी, सवाल पांडे जी से था कि जैसे कि अब तो ये साफ हो गया कि भाई बेबी देवी कल नॉमिनेशन करने जा रही है और उनको पहले ही मंत्री बना दिया गया, तो एक जो सिंपैथी है वो जनता के साथ बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये सोचा जा रहा है कि उसी आधार पर जीता जाए।
लेकिन जैसे ही आजसू ने यशोदा देवी को उम्मीदवार बनाया, यशोदा देवी के तरफ से उनके बेटा को सामने लाया गया और कहा गया कि उनको कैंसर हो गया है, और कैंसर की बात को लेकर जिस तरह से भावुक होकर मीडिया से बात करती हुई खुद यशोदा देवी और उनके बेटे दिख रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये आंसू के बल पर ही ये पूरा चुनाव हो रहा है, और किसके आंसू भारी पड़ने वाले हैं? नहीं, अगर वहाँ पे सरकार का, में कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ सरकार नहीं लड़ती, अगर जगन्नाथ महतो की विधवा लड़ती तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, जीत जाती। हाँ, क्योंकि उनका मानना है कि वो सीधे मैदान में जाती। अब मंत्री हैं चूंकि, तो अब वहाँ पे इमोशन थोड़ा कम काम करेगा। मुझे जो आप दोनों का इसको, इन चीज़ों को अगर इग्नोर भी किया जाए, सिंपैथी तो एक रहता ही है, चाहे वो कैंसर के नाम पे, अगर जैसा कि सनी बता रहे हैं कि ये प्रयास किया जा रहा है चुनाव में इसको इनपुट की तरह डालने को लेकर के। मेरा सवाल ये है कि क्या इन दोनों इंडिया और एनडीए के बीच में जयराम महतो फंस गए हैं? जयराम महतो को अपना निर्णय लेना होगा और खुल के लेना होगा। अगर वो किसी का समर्थन करने को कहेंगे अपने समर्थकों के साथ, तो वो भी उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करना होगा या सभा में एटलीस्ट बोलना होगा, या नहीं भी करेंगे तो उनको बताना होगा कि विरोध करेंगे। लेकिन अगर वो वेगा बॉन्ड के तौर पे छोड़ देंगे कि भैया हम कुछ नहीं बोलबो, ठीक है, तो जो उनके समर्थक हैं उनकी भूमिका क्या है, वो किधर जा रहे हैं, वो बहुत बड़ा ये निर्णय होगा। क्योंकि सनी जब बोल रहे थे इसके थोड़ी देर पहले, तो वो उन्होंने एक बात जो कही बहुत महत्वपूर्ण, कि अगर वहाँ पे जगन्नाथ महतो की वाइफ जो मंत्री हैं बेबी देवी, अगर वो जीत जाती हैं, तो ये जो पूरा जो कुर्मी समाज एक तरीके से, चूँकि बोला उसी तरीके से जा रहा है, भले ही आप उसको मुद्दों के आधार पर बोल दीजिए कि 1932 को लेकर के हो रहा है या फिर नौकरी को लेकर के हो रहा है, लेकिन उस भीड़ को एक जाति से जोड़ दिया गया है, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अगर वहाँ जीत जाती है इंडिया अलायंस, जेएमएम पार्टी जीतती है, तो एक मैसेज तो चला जाएगा कि भाई महतो जाति का आंदोलन अगर होता भी है, अगर युवा थोड़ा बहुत नाराज है, तो महतो जाति का बड़ा धड़ा तो एक है पार्टी के साथ। हाँ, ये मैसेज, और अगर ये जाता है तो फिर इस सरकार के पक्ष में जाता है, तो फिर जयराम महतो के खिलाफ जाएगा ये। हाँ बिल्कुल, लेकिन जयराम महतो अगर, और जयराम महतो के साथ संकट ये है कि वो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के साथ वो अपने आप को अटैच करते हैं, और उनका प्रोफाइल फोटो अभी भी है, और वो पिछले चुनाव में एक्सेप्ट भी करते हैं कि उन्होंने जो भी उनकी क्षमता थी उस वक्त वो उस हिसाब से मदद किए थे। लेकिन जयराम महतो को ये कहना होगा कि जितना मेरे लिए जगन्नाथ महतो प्रिय थे, उतना ही प्रिय बेबी देवी भी हैं, ये कहना होगा उनको मुंह से, तब तो उनके समर्थक उनके कहने पे फिर इधर पोल करेंगे। तो फिर ये जो सरकार के खिलाफ जो लड़ाई है उनकी, वो जो नीतियों को लेकर के बात करते हैं, तो फिर वो कहाँ रहेगा? क्योंकि बेबी देवी उनको या फिर जगन्नाथ महतो जब तक जीवित थे, तो वो तो हिस्सा तो सरकार के ही थे ना, जिसका वो लड़ाई कर रहे थे, मुखालफत कर रहे थे। हाँ, लेकिन उनको कारण बताना होगा कि अगर मैं बेबी देवी को सपोर्ट कर रहा हूँ तो क्या सिर्फ एक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ जगन्नाथ महतो को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ, या फिर मेरी सिंपैथी है इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ, या इन सब के इतर कि सरकार भले कितना भी खराब नीति बना रही हो या काम नहीं कर रही हो, फिर भी हम चाहते हैं कि बेबी देवी ही जीते। लेकिन दो विषय है वहाँ पे, समझिए, वहाँ पे कई कार्यकर्ताओं से मेरी बात भी हुई, सरकार के एक फैसले से थोड़े से नाराज हैं, वो है विभाग को लेकर। अगर इनको विभाग कुछ ऐड ऑन किया जाता जो आम जनमानस को रिलेट करता है, मान लीजिए शिक्षा विभाग ही अगर मिला रहता, तो बेबी देवी का जो प्रोफाइल है, इनका जो बैकग्राउंड है, उस हिसाब से तो इनको तो सम्मान दिया गया है। हाँ। मंत्री बना करके, तो विभाग का मसला तो खैर ये मुख्यमंत्री पे डिपेंड करता है। सनी, सवाल ये है कि क्या वाकई में जयराम महतो फंस गए हैं, जिस पे हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं? एक निर्णय तो लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, कहा जा सकता है कि फंस गए, और मुझे लगता है कि उन्हें स्पष्ट भी करना चाहिए। और चूंकि पॉलिटिक्स में आए हैं और डोलड्रम में रख के रखिएगा सबको, तो ये तो नहीं चलेगा, और आपको क्लियर कर देना चाहिए। और मुझे लगता है कि इशारों में उन्होंने क्लियर भी कर दिया है, लेकिन अब उसका कितना असर होता है, जैसा कि पांडे जी बोल रहे हैं कि भाई आप बोल रहे हैं कि अगर जगन्नाथ जी के साथ हमारी संवेदना जुड़ी है, तो आपको ये भी बोलना होगा कि बेबी देवी के साथ हम लोग खड़े हैं। तो ये चूँकि ये अगला लाइन तो वो बोल नहीं रहे हैं,
तो अगला लाइन वो छोड़ रहे हैं कि सामने वाला खुद तय करे कि वो किसके साथ जाना चाह रहे हैं, किसके साथ जाएंगे। तो दिक्कत ये है, जो पांडे जी जिसका जिक्र कर रहे हैं, खुल करके बोल नहीं रहे हैं कि ये जो भीड़ आज के डेट में जयराम महतो के पीछे है, अगर वो भीड़ जयराम महतो के अलावा खुद से ये तय कर लेगी अगर कि भाई हमको इधर जाना है या फिर उधर जाना है, तब फिर तो वो अपील में वो फिर कनेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है। जो भीड़ आपके साथ है, अगर एक बार हटा तो फिर उसको फिर से वापस लाना, इकट्ठा करना, ये तो बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। सही बात है। और यही वजह है कि अब देखिए, यही मैं कह रहा था कि जो बेरमो का डुमरी का जो ये उपचुनाव है, ये कई मायनों में खास है। और उसमें से एक मायना ये भी जुड़ा हुआ है कि इसी उपचुनाव से ये भी साफ हो जाएगा कि भाई जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है, उसका स्टैंड कितना क्लियर रहता है और कितना मजबूत रहता है। डिसीजन चूँकि आप चूँकि आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो डिसीजन तो मैटर करेगा। तो आप डिसीजन अगर ले पाते हैं, डिसीजन लेकर अगर मैसेज दे पाते हैं, तो उसमें कितना आप क्लियर हैं नहीं हैं, ये तो मायने रखेगा। आप देखिए क्या होता है। अब आखिर में कुछ सवाल ले लेते हैं। सनी देखिए, अगर कुछ अगर दर्शकों का अगर कोई सवाल है तो वो सवाल हम लोग एक चीज़ ध्यान देना होगा कि विपक्ष में हमेशा ज़्यादा संख्या होती है। तो अब जयराम अगर कहेंगे कि ठीक है हम जा रहे हैं, मान लीजिए अमुक बेबी देवी को समर्थन करने, तो उनमें से कई ऐसे समर्थक होंगे जो अपनी इस पीक पर पहुंच गए होंगे कि वो सरकार का मुखालफत करते करते कहेंगे कि नहीं, हम जेएमएम का भी करेंगे। तो अब अगर ये नेतृत्व कर रहे हैं तो नेतृत्व क्लियर अगर संदेश देते हैं तब तो ठीक है, वरना वेगा बॉन्ड में बहुत सारी चीज़ें मतलब स्वतः निर्धारित हो जाएंगी कि कौन किसके साथ जाता है, या चुप हो जाता है, या विपक्ष में चला जाता है। मतलब कल आखिरी दिन है नामांकन का, और कल शाम तक स्पष्ट हो जाएगा कि कौन जो है डुमरी की रेस में है, कौन लड़ाई में है, और उसके बाद तय करना होगा पब्लिक को कि किसके साथ जो है डुमरी की जनता जाएगी। लेकिन दूसरी ओर संकल्प यात्रा के जरिए एक बिगुल भी फूंकेंगे बाबूलाल मरांडी बरहेट से, उसी बरहेट से जहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक बन करके आए हैं। और अब जब डुमरी का जब एक तरफ दंगल चल रहा है और दूसरी तरफ जब संकल्प यात्रा के जरिए बाबूलाल मरांडी सरकार की खामियों को गिनाएंगे, और ख़ास करके आज यात्रा के शुरुआत से एक दिन पहले जिस अंदाज में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया रांची में, उससे तो यह स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके पूरी परिवार जो है बाबूलाल और भाजपा के निशाने पर है। आखिरी में जो सवाल है सनी, तो देखिए, जिस जयराम महतो को लेकर ज़्यादा जिक्र हम लोग कर दिए थोड़ा, संदीप कुमार उसी को लेकर ये लिख रहे हैं कि जगन्नाथ महतो खुले मन से जयराम महतो का विरोध करते थे, इसलिए हम लोग किसी भी दल को समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो मतलब ये लोग किधर जाएंगे? मतलब नोटा में जाएंगे संदीप कुमार और इनके जैसे लोग? की बात पार्टी की समिति की बात है या फिर नहीं, ये तो अलग बात है। ये मतलब एक दर्शक के तौर पे भी अगर मतलब मैं संदीप कुमार जैसे लोगों की ही बात कर रहा हूँ, जो वहाँ के अगर ये संदीप कुमार डुमरी के हैं, वहाँ के अगर मतदाता हैं, तो अगर ये बात ये समझ रहे हैं कि जयराम महतो विरोध करते थे जगन्नाथ महतो का, तो ये बोल रहे हैं कि वो किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, तो ऐसे लोग किधर जाएंगे? नोटा में वोट दबाएंगे या फिर मतदान केंद्र तक ही नहीं पहुंचेंगे, तो वोटिंग परसेंटेज भी कम हो सकता है इस बार। हाँ बिल्कुल, एक तो बारिश वजह है और दूसरी बात है कि उपचुनाव में उतना उत्साह नहीं दिखेगा। हाँ, उत्साह तभी दिखेगा जब आपको यूं कहे कि किसी को हराने और किसी को जिताने की लालसा अगर रहेगी। इस बार एक दूसरे को हराने पे ही ज़्यादा फोकस्ड होगा, हालांकि हमेशा चुनाव में यही होता है। नहीं, जैसे आप मधुपुर में देख लीजिए, मधुपुर में ये मतलब शहरी वोटरों का भी ये मन मिजाज बन गया था कि ठीक है हाफिजुल जी एक बार मौका मिलेगा, उनको दिया जाएगा। अब डुमरी जाने से ही समझ में आएगा कि डुमरी के लोग क्या सोच रहे हैं। ये संदीप कुमार कुछ और लिखे हैं, ये लिख रहे हैं कि भाई झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के 38 युवाओं के ऊपर फर्जी केस का बदला लेंगे। ये मतलब जो लिख रहे हैं काफ़ी गुस्सा में दिख रहे हैं। और फिर आगे लिख रहे हैं कि बड़ा हाँ, जयराम महतो का डीपी देख लें, झूठा खबर ना फैलाएं। हो सकता है कि डीपी वो चेंज कर लिए हों, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। हम लोग ने जिक्र किया
कि भाई डीपी लंबे अरसे तक जयराम महतो ने जगन्नाथ महतो के साथ और ये फोन लाइन पर डीपी जब में, जुड़े थे तो वो खुद स्वीकारे भी थे इस और बात जयराम महतो ने इस बात को फॉलो अप पे इसी तरीके का लाइव जब हम लोग रोजाना रात में 9 बजे करते हैं तो उसमें उन्होंने स्वीकारी भी थी। तो संदीप जी आप उग्र मत होइए, हम लोग ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दे रहे हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर के यही सब कुछ बातें थी जो दर्शकों के द्वारा थी, और आप लोग लाइव में जुड़े रहे इसके लिए शुक्रिया।